जब हम किसी प्लांट को उगाते हैं, यानी किसी पौधे को उगाते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि उसमें तीन प्रकृति होती है: सात्विक, तामसिक, और तीसरा जो है, क्या बोलते हैं, राक्षसी। अब तीनों का प्रयोग कहाँ पे करना है? दवाओं में करते हैं। अब उसके बाद कई प्रोसेस में जब हम दवाओं को बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आता है ना, पहले क्वाथ, फिर अर्क, फिर पाउडर। ये तीन तरह तरह के होते हैं। पाउडर से हम टेबलेट बना लेते हैं। अर्क से हम जितनी भी जो अच्छी दवाएं आती हैं, जैसे आप लोग दवाओं का भी कार्य करते होंगे, तो उसमें जो है आपको जो लिक्विड वाला होता होगा, टॉनिक होते होंगे, वो भी आते हैं, कृषि से ही आते हैं। और जो टेबलेट फॉर्म में आते हैं वो पाउडर बना करके वो टेबलेट फॉर्म में आते हैं। तो इसी तरह जैसे है ना, आलू से स्टार्च बनाते हैं, अरारोट बनता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड में जाते हैं, तेल से इंडस्ट्रियल ग्रेड में जाते हैं, खाने का तेल होता है, जलाने का तेल होता है, लगाने का तेल होता है। तो कई तरह की इस तरह से है, मल्टी प्रोडक्ट। जब हम एग्रीकल्चर को प्रोसेस करके लिक्विड फॉर्म में अर्क बना के ले जा सकते हैं, तो वो एक अच्छी दवा भी बनता है और पीने के लिए अच्छी दारू भी बन जाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम अर्क बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा क्वांटिटी को कम क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अर्क जो हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही उत्पादक होता है, यानी उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो जो बात यहां पे आती है वो यही आती है कि हम जितनी भी चीजें करें, और आपको ही पता है, खेत खेत से ही, मिट्टी से ही सब कुछ मिल रहा है। चाहे वो खनिज हो, चाहे वो वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे मेटल हो, स्टील, लोहा, तांबा, सोना, जितनी भी चीजें, चांदी, कुछ भी है, सब पृथ्वी से ही मिल रही है। कहीं ना कहीं कृषि का उसमें, कृषि की सहभागिता काफी है। तो बात ये आती है कि हम सारे कार्यों को करते हुए जो हमारा मेन कार्य है उसको भी ध्यान देना जरूरी है, और वो है कृषि। और कृषि के साथ ही खान पान जुड़ा हुआ है। महत्वाकांक्षाएं तभी हैं, प्राप्ति तभी है, जब हम जिंदा रहेंगे तब। और जितने भी लोग हैं, अपनी पीढ़ी में आप देख रहे होंगे, अपनी पीढ़ी से दो पीढ़ी पीछे अगर चले जाए तो देखेंगे कि अमूमन लाइफ 80 से लेके 95 या 100 साल तक लोग जी के जाते थे। और उनकी शारीरिक क्षमता जो हुआ करती थी वो इतनी भारी हुआ करती थी कि वो, यानी अभी अभी आप देख लीजिए, जो पुराने लोग होंगे, जो अभी 80 के आसपास, कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो 10 किलो 20 किलो को वो सिंपल समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरुण हैं, यानी 40 की उम्र के आसपास है, वो 5 किलो भी नहीं उठा पाते। तो ये खान पान का असर कृषि से ही आया है। और हमारी कृषि को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि हम, अपने आप को एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कि हमने किसी को लूटा नहीं है, लोग लूटने के लिए हमको आए हैं। तो पहले का क्या था कि वो तलवार और भालों से आते थे, अब क्या बौद्धिक रूप से लूटने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि इसमें 20-25 तो देश ही आ सकते हैं। किन किन देशों की आबादी कितनी है? कुछ करोड़ में, कुछ लाख में। मैं जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। पर वो दिमाग लगाने के लिए हमसे जो है ना, आ, हमको भरमाने के लिए, एक तरह से शुद्ध भाषा में उन्हें भरमाने का मतलब इन द सेंस हो गया, मैनिपुलेट करने के लिए वो भारत में आते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट ला के लेके, और अच्छे दामों में बेचते हैं। कारण, लोगों का लालच, कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या अगर कहीं एक बार मूव कर गई तो जहां मूव करेगी वो पूरा का पूरा वो
वहां पे क्या बोलते हैं, मतलब खुशहाली ला देगी। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, चाहे वो जो भी किसी भी तरह का कंज्यूमर बने, किसी भी तरह का ग्राहक बने। अगर भारतीय व्यक्ति किसी भी देश का किसी भी व्यक्ति अगर ग्राहक बनता है तो विदेशी का, तो उसके यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आज के समय में ये हमारा देश भी समझ रहा है। डिजिटलाइजेशन के कारण हमारा देश ये समझ रहा है, और इसलिए आप जैसे लोग अग्रसर हैं, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में हीरो हैं। हीरो का मतलब मैं वो नहीं मानता हूं कि वो बॉलीवुड में जाके कैमरे के सामने नैन मटक्का करके थोड़ा कमर मटका दिया, नहीं। हीरो रियल में आप लोग हैं, जो ग्राउंड पे खेलते हैं, जो असली चीज निकाल के ले आते हैं, लोगों के जुड़ते हैं, सही चीज देते हैं। तो ये जो कार्य आप करते हैं, इस चीज को हमारे देश ने बहुत पहले से सीखा, समझा और समझ लिया कि नहीं, अब इसको करना ही करना है। और हर एक दूसरे की सहभागिता उसमें है। चाहे आपकी कंपनी जो है, कंपनी के मैनेजमेंट हो, चाहे भंडारी जी हो, चाहे आप लोग हो, एक दूसरे के पूरक करता है, पूरक है। अब बात ये आती है कि विश्व ने जब देखा कि भारत को अब लड़ के नहीं जिया जा सकता है, बुद्धि से जिया जा सकता है, तो उसने सबसे पहले हमारे संस्कारों को खत्म करने की कोशिश की, और पूरी तरीके से। आप सबको पता है ना कि मैकाले प्रणाली लगी भारत में, कि भारतीय जो है ऐसे नहीं बिगड़ सकते, इनको बिगाड़ने के लिए इनके इसमें ना एक अंग्रेजियत का डाल देंगे तो ये अपना भूल जाएंगे। और हुआ है, काफी लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ। मैं भी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, लेकिन इंग्लिश बोल रहे हैं। उनके रंग में रंगने में अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो ये सारी चीजें, कृषि की जो बात आती है ना, इसको इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि अपनी चीजों को मत भूलो। क्या आपके लिए कोई दूसरा बदलने के लिए तैयार हो जाता है क्या बाहर से आने के बाद? आज आप देखिए, अगर आप एक राजनीतिक मुद्दों पे अगर जाके देखें, कृषि से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने इराक पे पूरी तरह से अपनी चीजें थोपता हुआ जा रहा है। हमको नहीं हमें नहीं पता है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति संगठित होकर डटा पड़ा है कि या तो हम आगे बढ़ जाएंगे या तो मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और वो ईरान के रूप में आता है। हमारे देश की भी अब स्थिति ये हो गई है कि कुछ भी हो जाए, हम संगठित होके एक माला बन के रहेंगे, एक माले में पूरे ये मोती की तरह हम हैं। तो हम जिधर भी मूव करेंगे, वो देश सीधे से वो उसके अंदर डर बना रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि संगठन में ही शक्ति है। कोई भी कार्य करने के लिए संगठित रहना जरूरी है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो व्यवहार हो, कुछ भी हो। अब आती है कि जब इसमें हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे किसान भी हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, जो हर तरह के किसान हैं, उनकी आय को बढ़ाएं कैसे? तो सबसे पहली चीज है, किसान को आय बढ़ाने के लिए जरूरत है अच्छी खाद की, अच्छे न्यूट्रिशंस की। जब बात खाद और न्यूट्रिशंस की आती है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, और जो चीजें पूछनी हो उसके लिए अपना हाथ राइज कर सकते हैं। और आपको जो लगे कि हाँ चीजें अच्छी लग रही हैं, तो अपनी खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय ऑनलाइन का ही है। तो ऑनलाइन में आप उसमें खुशी जाहिर कर सकते हैं। बात आती है अब कंपनी की, कि कंपनी जो आप लोगों को कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट देना चाह रही है, उसका आप कैसे इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करने के लिए कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके ब्रोशर्स हैं। और मेन चीज यहाँ जो हम आपके बीच में आए हुए हैं कि उसका प्रयोग कैसे करें, किस लिए करें, उससे क्या इम्पैक्ट खेत पे पड़ेगा, और उससे किसान को क्या लाभ मिलेगा।
जानकारी आके यहाँ पे बनती है। तो हमारे पास चार प्रोडक्ट हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी एक पीपीटी आपको शेयर करूं, और शेयर करने के बाद उस पे चर्चा हो, आपको बताऊं। उसके बाद फिर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भंडारी सर, मैं पीपीटी यहाँ से भेज कर सकता हूँ? यस सर, आप कर सकते हैं। शेयर में जाके ना? जी जी। ऑन गोइंग है सर। ओके, हम्म। मैं ऑन कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरे ख्याल से आप पहले ना जूम से बाहर निकल करके उसको पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। ओके ओके। हाँ, इसलिए ये शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट सर। इनसे बाहर कैसे निकले? एक मिनट सर, लेआउट। वो लेफ्ट कॉर्नर में जो फोल्डर खुला हुआ है उसको क्लोज कीजिए। एसएलपीएस वेलनेस एमएलएम जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्रॉस का बटन है, उसको क्लोज कीजिए। या इस वैदिक एग्रो प्रोडक्ट वाला जो पीडीएफ है, इस पे जो आपने क्लिक कर रखा है, इस एक बार और क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट करिए। हाँ। अब जो है कि आप उस पीडीएफ को खोल लीजिए पहले। आप लैपटॉप से ही कनेक्ट है ना सर? वॉइस बंद हो गई सर अब आपकी। एक मिनट। हाँ, अब आ गई है। मैं ये खोल लेता हूँ। का सिर्फ पीडीएफ को इसमें शेयर करूँ, राइट? सॉरी, हाँ पीपीटी को साइड शेयर करूँ। हाँ, पीपीटी या पीडीएफ जो भी है, पहले आप उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है सर, ओपन कर लिया। उसके बाद में आप जूम पे आइए वापस। वो फाइल जहां भी थी वहां ओपन कर दिया आपने? हाँ, डेस्कटॉप पे है। हाँ, उसको ओपन कर दिया। हम्म। हाँ, उसको अब जो है कि आप एस्केप बटन दबा करके या टैब बटन दबा करके आप जूम पे आइए वापस। और जूम पे शेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिए आप। अच्छा, इसको करके एक मिनट सर। इंटायर स्क्रीन ऐसे आएगा। एक मिनट सर, अभी दिख रहा है? हाँ, आना शुरू हुआ अभी पीडीएफ। हाँ, खुल गया। ओके। अब आप इसे पूरा हाँ, यस, पीपीटी मोड पे डाल सकते हैं। हाँ, ओपन हो गया सर। तो हमारे पास जो चीजें हैं, चार प्रोडक्ट हैं, आपको सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। यस सर, दिख रहा है। बाकी दिख रहा है कॉस्ट ना? भी बोलें। जी। बाकी कॉस्ट बिल्कुल भी दिख रहा रिप्लाई है, दे। यस दिख यस रहा है गुरु सर, जी, दिख रहा है, दिख रहा है। जी गुरु जी, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है गुरु जी। एक मिनट सर।
अरे फुल नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा पूरा आ रहा है, ओके। तो हमारे ये जो चार प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो, वैदिक एग्रो में पहला प्रोडक्ट है भूबीटा, इको हरियाली, पीजीपीआर और एग्रो 90। चलते हैं हम इस तरफ, एक तरफ इसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो है भूबीटा, जिसका कार्य है वो मिट्टी का भोजन सुधारना, यानी जो उसकी उर्वरता है वो बढ़ाएगी, यानी प्रोडक्टिविटी। दूसरी आती है इको हरियाली। इको हरियाली दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे रही यस है। सर, यस सर। इको हरियाली का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको बढ़ाने का। तीसरा आ जाता है पीजीपीआर, और चौथा हो गया एग्रो 90। अब इनके चारों के कार्य क्या क्या है ये देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जब कार्य के बारे में आपको पता रहेगा तभी आप आगे बता सकते हैं। अब आते हैं पहले भूबीटा पे, कि इसका जो मुख्य घटक है वो क्या क्या है। इसमें ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, बेंटोनाइट है, और मिनरल्स और न्यूट्रिशंस है। ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं बात कर रहा था ना, खेत की जो बात कर रहा था, मिट्टी की जो बात कर रहा था, और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा था कि विश्व में हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो उसका सबका कारण ये मिट्टी ही है। कहा गया है ना कि जैसा, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मैं ये कहूंगा कि पहले जैसे भूमि वैसा अन्न, उसके बाद वैसा मन। उसमें ये सबसे बड़ा कारण जो आके बनता है मिट्टी का ही आता है। और उसमें शहर सबसे पहला कार्य जो करती है वो, जो हमारी भूमि बीटा है ये करती है। इसका कार्य जो होता है वो मिट्टी को भुरभुरी बनाती है। भुरभुरी बनाने के साथ साथ क्या है कि उस पे जो है ना वाटर कंसिस्टेंसी बढ़ाती है, पौधों के जड़ों में अच्छी तरह से जाती है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो आगे बनता है वो आता है इको हरियाली। इको हरियाली में आपको बता दें इसमें क्या क्या चीजें हैं मुख्य घटक। सीवीड, यानी जो हमारा समुद्र के जो शैवाल होते हैं, जिसको काई बोलते हैं, आज आजकल आप लोग देखते भी होंगे कि लोग काई की खेती भी करते हैं। उसको इसमें डाला जाता है क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है। अमीनो एसिड इसमें डाले जाते हैं। इन सब के प्रयोग से जब इको हरियाली बनती है तो इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी तरह से करना। और जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से करेगा तो वैसे में पौधा अपने आप आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको भोजन सही तरीके से प्राप्त होगा। सर एक सेकंड रुकिएगा। ये किसी को पता है क्या, ये जो ये पेन चला रहा है बंदा, ये कैसे बंद किया जा सकता है? किसी लीडर को पता है? व्हाइट बोर्ड पे जो पेन चला रहा है बंदा, कैसे बंद किया जा सकता है? जी गुरु जी, एक अनाउंसमेंट ऊपर होता है, उसको सेटिंग से क्लोज किया जाता है ऊपर। कहाँ पे है वो? यहाँ पर वो व्हाइट बोर्ड को टैप करते हैं, वहां पर आता है ऊपर। गिरीश है पैनल पे, गिरीश? नहीं है।
डॉक्टर साहब आप मीटिंग करें शुरू। रिज्यूम कर लें आप। जी जी जी। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर, आ गई। जी। तो इको हरियाली जो है ना, एक तरह से ऊर्जा टॉनिक है ये। और ये आपको भी पता है कि मैं इस पे एक सिंपल सी बात है, जब हम पौधे से उत्पादन लेते हैं तो कमजोरी सब में आती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उसकी कमजोरी को पूर्ति पूर्ति करने के लिए, कमजोरी की पूर्ति के लिए हमें जो सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, उसी में उसी का काम ये हमारा ऊर्जा टॉनिक करता है, यानी इको हरियाली करता है। इसका मात्रा भी है, मात्रा में बाद में बताऊंगा कितना कितना डालना है। उसके बाद फिर पीजीपीआर आते हैं। पीजीपीआर में आपको राइजोबियम्स मिलते हैं। राइजोबियम्स आपको पता है ना कि ये नाइट्रोजन की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। और जब जड़ों में नाइट्रोजन की प्रक्रिया अच्छी तरीके से बढ़ती है, तभी पौधा ऊपर बढ़ता हुआ जाता है। नाइट्रोजन को बना के रखेंगे। जड़े की जो वृद्धि है ना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विशेष कार्य इनका उस पे होता है। और जितनी भी मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं ना, उनको ये बहुत कम करता है। जो हमारा पीजीआर का काम होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का। और चौथा आके जो बनता है एग्रो 9 पावर बूस्टर, एक तरह से कह सकते हैं इसको। एग्रो 90 जो है सिलिकॉन बेस्ड होता है ये। सिलिकॉन इन द सेंस कि जब हम सारे पौधों पे दवाओं का और अन्य चीजों का, न्यूट्रिशंस का, प्रोटीन्स का जब छिड़काव कर देते हैं, तो उनको पौधों में बना के रखने के लिए लास्ट में हम डालते हैं एग्रो 90। वैदिक एग्रो एग्रो 90 ऐसा होता है कि जब खाद का भी, न्यूट्रिशंस का भी, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब तीनों हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका जब छिड़काव खेत में और पौधों पे कर देते हैं, तो उस पे उसको बनाए रखने के लिए लास्ट में हम एग्रो 90 पावर बूस्टर का काम करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। तो ज्यादा दिन तक दवाएं खेतों में बनी रहती हैं। कारण कि आप जब भी खेत में छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि कभी धूप हो ज्यादा हो गई, कभी बारिश आ गई, कभी कभी आंधी आ गई। तो बहुत सी चीजें क्या होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं छोटी छोटी, उससे पौधे के ऊपर पड़ी हुई जो लेयर है, जो हमने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, चाहे वो न्यूट्रिशंस की हो, प्रोटीन्स की हो या फर्टिलाइजर की हो, वो कहीं ना कहीं धुल जाती है। लेकिन जब हम एग्रो 90 का प्रयोग करते हैं लास्ट में, तो वो उस पे बना के रखती है। और बना के रखने से क्या होता है कि पौधे में जितनी देर तक ये चिपका रहेगा, उतनी तेजी से पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत रहेगा। और अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फल आएंगे। क्योंकि जब वो मजबूत रहेगा, तो फूल अच्छे आने के बाद अच्छे पॉलिनेशन भी हो देंगे। इसमें भी एक बहुत डीप पॉइंट है कि जब पौधा अच्छा रहेगा तभी अच्छा पॉलिनेशन करेगा। और जब अच्छा पॉलिनेशन करेगा तभी जा करके अच्छे फल प्राप्त हो पाएंगे। तो लास्ट में कार्य ये करता है। अच्छा, इसकी वजह से ये होता है कि आप जैसे खेत में ना, खेत में आप दे रहे हो, मान लीजिए एक तरह से आ, हर 10 दिन में या 12 दिन में अगर आप आ, खाद डाल रहे हो, तो लास्ट में अपनी तीनों खादों के साथ जब आपने एग्रो 90 बूस्ट पावर बूस्टर का इस्तेमाल कर दिया, तो जो 10-12 दिन की बात आ रही है ना, वो 15 से 20 दिन की चली जाती है। यानी वो बना के रखता है, आपके दिए हुए सप्लीमेंट को पौधे के लिए बचा के रखता है, धीरे धीरे खपत करवाता है। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो चारों प्रोडक्ट हैं, इनको हम दे कहाँ सकते हैं? तो देने के लिए जित ये कोई वो कर रहा है क्या?
यस सर। कोई मूर्ख इंसान है, कैसे समझाया जाए इनको। ये जो है ना, दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग अपना मोबाइल एक जगह पर रख दें, एक जगह पर रख दें। इसको ना छेड़ें। जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप उंगली चला रहे हो, तो उस पे कुछ लाइन बन जा रही है, जिसकी वजह से जो हाँ पीपीटी है उसमें। कंसिस्टेंसी है पीपीटी में, वो खत्म हो रही है। तो दूसरा मैं बता दूं कि जितने भी लोगों के प्रश्न हैं अभी लास्ट में, प्रश्न के उत्तर आप इकट्ठे पूछ सकते हैं, अभी बता रहे हैं, आप सीधे सुनिए इसमें क्या है। अब आती है कि हम इन सब चीजों का प्रयोग कहाँ कहाँ, क्योंकि लोगों में बड़े प्रश्न रहते हैं कि भैया ये हमको जो चार प्रोडक्ट आपके पास हैं इसको हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो इसको आप हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, पौधे से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी पौधे को, किसी भी मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि उस मिट्टी का पीएच अच्छा हो, और पानी का पीएच अच्छा हो, अच्छी तरीके से जो हमारा पौधा है वो खाद ले सके, पानी ले सके मिट्टी से, और फल फूल सके, अर्थात अच्छे फूल आ सके और अच्छा फल दे सके। इस बीच में उसको जो हमें बना बचाना है, वो पौधा रोगग्रस्त ना हो, मिट्टी रोगग्रस्त ना रहे। ये सारे विषय बनते हैं उस पे। अब अगर सिंपल सी अगर आप बात करें तो जितने भी हमारे, चाहे वो अनाज में हमें धान गेहूं मक्का, जितनी भी सिंपल फसलें हम साल भर में करते हैं वो भी कर सकते हैं। इन चारों का, और दलहन जितनी सब्जियां हैं, यानी दलहन में गेहूं चना मटर उड़द सोयाबीन जितनी भी सभी आती हैं। फल सब्जियों में आलू प्याज गन्ना से लेके टमाटर मिर्च बैगन केला पपीता तक सब, फूलों में सब, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे लाभ क्या होता है आप ये जानिए। जब इन चारों का सही तालमेल बिठाते हैं तो इसके जो परिणाम होंगे खेत के, वो चमत्कारिक होंगे। आप समझ लीजिए, क्योंकि जब भी किसी को रिकमेंड करें ना, वो चारों ही करें, और चारों को एक साथ। पहले शुरुआती दौर में जब हमें खेत को सही करना है तो उसमें भू बीटा इस्तेमाल करना है। भू बीटा के बाद जब पहली हमें बीज डालना है, तो पीजीआर से बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज बीज डालने के बाद जब बीज निकलने लगे, तो उस पे हम आ, फिर से पीजीआर डाल सकते हैं। अच्छा, इन सब के साथ हमें एग्रो 90 का प्रयोग करते जाना है, साथ में मिला मिला के करना है। जब थोड़ा पौधा निकल के आया, तो पौधा निकलने के बाद फिर हमने क्या है उसमें, हमें इको हरियाली का इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि जैसे वो बच्चा बेबी प्लांट हुआ, इको हरियाली का इस्तेमाल करते ही वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनाएगा और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो इन तीनों के साथ हमें बढ़ते क्रम में एग्रो 90 का प्रयोग करना है। इससे होगा क्या, मिट्टी जो है वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी, जल को वो अवशोषित करके रखेगी, उसकी जैविक सक्रियता बढ़ी रहेगी। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे मिट्टी का जांच कराई, तो मिट्टी की जांच कराने में कभी कभी ये निकल गया है कि आ, जो हमारे मिट्टी का कार्बनिक जैविक कार्बन है वो खत्म है। तो इससे कम से कम आपका जैविक कार्बन निकल के आएगा। पौधे की जो है जड़ें वो मजबूत होंगी, फसल जो है ना वो गहरी हरी हो जाएंगी, वृद्धि बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब वो पौधे हरी रहेंगी तभी अच्छा रहेगा। उत्पादन में भी आपको पता है कि फूल फल और उपज में स्पष्ट वृद्धि होगी, अच्छी दिखेगी। और इनसे ना सुरक्षा जो होगी ना कीटों से, मौसम, जो मौसम में कभी कभी होता है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है, अभी बीच में जैसे 45 डिग्री का सेल्सियस बढ़ गया था, तो उसकी वजह से पौधे भी क्या मुरझाने लगते हैं, तो वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। अब आती है बचत की। तो जो रासायनिक खाद लोग डाल रहे हैं ना, यूरिया डीएपी जम करके, जो यूरिया डीएपी डाल रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी। जैसे होता है ना कि खेतों में अभी लोग ना, अब 1 बीघे में या 1 एकड़ की बात करें तो जैसे 1 एकड़ में लगभग 150 किलो यूरिया डाल रहे हैं। तो इसका प्रयोग करने के बाद, यानी भू बीटा का प्रयोग करेंगे, तो वो जो 150 किलो जा रहा है वो 50 किलो में आ जाएगा।
जब आप इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि इससे जो है, जो खेत का जैविक कार्बन है वो ये बचा के रखेगा। यूरिया क्या होता है कि वो केमिकल असर अपना वो छोड़ जाती है, नाइट्रोजन तो उसने दे दिया लेकिन दुनिया भर के रोग दे दिए। सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होता है कि जब आप यूरिया डालते हैं, बहुत से लोग किसान ऐसे हैं कि जम के कुछ भी समझ में आ रहा है डीएपी यूरिया ठूंसे रहो। अब ज्यादा डीएपी यूरिया जैसे आप डालोगे तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के लिए डालते हैं, नाइट्रोजन बढ़ते ही क्या होता है कि उसकी खुशबू से कीड़े आ जाते हैं। इस चीज को आपको समझना है, जो रसायन है, रसायनों को ये समझना जरूरी है कि डीएपी यूरिया जैसे आप ज्यादा डालते हैं तुरंत कीड़े आते हैं, फिर आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या क्या होता है कि आपके खाद का खर्च बढ़ गया, कीटनाशक का खर्च बढ़ गया, लेकिन ये जितने जो आपके पास ये चार जैविक प्रोडक्ट हैं इनका जब इस्तेमाल करते हो तो बहुत हद तक उसमें कंट्रोल हो जाता है। अब आगे का स्लाइड में हम ये दिखाएंगे इन चारों का सही तरीके से अपनाना कैसे है। बुआई पर भू बीटा है, जब आप बुआई चालू करें यानी खेत की तैयारी, सिंचाई के साथ पीजीआर है, फिर इको हरियाली है और फिर एग्रो 90 हर जो है ना स्प्रे है। हर इसका स्प्रे का मतलब ये है कि जब भी आप पीजीआर या इको हरियाली का स्प्रे करें उसके साथ जोड़ के करें इसको। तो होगा क्या कि जब आप एग्रो 90 का मिक्स करके सब करेंगे तो वैसी कंडीशन में क्या है कि वो पौधों पे ज्यादा दिन तक टिकेगा। अभी इसमें विषय ये भी आएगा कि कितना कितना डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें भंडारी सर कहेंगे तो मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, अगर किसी को जरूरत होगी तो इसका पीडीएफ बना करके, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो अब आते हैं विषय जो हम बन के आता है वो यही आता है कि अब हम आगे कार्य कैसे करें इसमें, पीजीआर या भू बीटा में या इको हरियाली में या अपना एग्रो 90 में। इसमें यही देखना जरूरी है कि इसका प्रयोग कैसे है, पहले ये समझना जरूरी है कैसे हम अपने खेत को इस न्यूट्रिशंस को देने के बाद उसमें यूरिया डीएपी की मात्रा कम कर सकते हैं। देखिए, जितने भी हमारे चारों प्रोडक्ट हैं, आप डायरी पेन पे लिख लीजिए, जितने भी हमारे चारों प्रोडक्ट हैं ये पूरी तरह से पूर्णतः जैविक हैं। अभी एक शब्द हमने बोला था, एक जिसमें भू बीटा में बेंटोनाइट पड़ता है, तो नाम के हिसाब से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये केमिकल तो नहीं है। सॉरी। देखिए क्या होता है कि बेंटोनाइट होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो फटने के बाद जो उसकी राख निकलती है उसको बेंटोनाइट बोलते हैं। उस राख में बहुत हैवी मात्रा में जैविक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के लिए, पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं। उसका वर्गीकरण करने में बहुत टाइम लगेगा वर्ग, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे कंटेंट्स हैं जो खेत पे और पौधे पे अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं। उसमें कैल्शियम भी है, जिंक भी है, मिनरल सारे हैं। ये आपके भू बीटा में मिला हुआ है। तो जब आप भू बीटा को खेत में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का पीएच सही होता है। मिट्टी का पीएच सही है कि नहीं है, इसके लिए मैं कहूंगा हर किसान को ये रिकमेंड करें कि वो टेक्निकली जाए। टेक्निकली जाने का मतलब अपने खेत की मिट्टी और खेत का पानी जो है उसका चेक करे। चेक करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि हमारे खेत की मिट्टी का पीएच कितना है, पानी का पीएच कितना है, और उसके बाद उसको डिसाइड करना है कि उसे बोना क्या है। यानी उसमें उत्पादन किस चीज का लेना है। तो जब उसको ये पता चलेगा, क्योंकि जो आम जगहों पे जो मिट्टी होती है वो 4.5 से लेके
या 5:30 से लेके 4:30, 5:30 से लेकर के 7:30, 9:30 तक जाती है, ये पीएच रहता है। एक सिंपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी के बीच में जब उसका पीएच अप डाउन होता है तो सब्जियां बोनी होती हैं, पीएच अप डाउन होता है तो हमें धान गेहूं बोना होता है, कॉमर्शियल क्रॉप लेना पड़ता है, ब्लूबेरी वगैरह भी इसी तरह से करते हैं। तो कारण ये होता है कि हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमारी मिट्टी का पीएच क्या है। अब पता चला हमारी मिट्टी का पीएच गेहूं धान के लिए बना लिए है, तो हम उसमें भिंडी डाल देंगे तो नुकसान कर जाएगा। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें भू बीटे का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे भिंडी की बात कर लें कि उसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हमें करना है, और हमने फसल काटी अभी गेहूं की, तो गेहूं की फसल जो काटी वो 7.5 तक जाता है। तो उसके अंदर का, मिट्टी के अंदर का जो न्यूट्रिशंस है गेहूं ने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। अब उसको हमें भिंडी के लिए या सब्जियों के लिए लेके आना है 6.5 से 7.5 के बीच में, या 5:30 से लेके 7:30 के बीच में लेके आना है। तो चेक करके जब हम भूमिटा का इस्तेमाल उसमें करेंगे तो वो अपने आप बैलेंस करेगा। मिट्टी में जो हमारे पूरे पुराने न्यूट्रिशंस थे जिनको पिछली फसल ने ले लिया, अगली फसल में डालने के लिए हमें उसकी पूर्ति के लिए हमें भूविटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें भूविटा का इस्तेमाल करना है वैसे समय पे। और जो इस्तेमाल की प्रक्रिया है वो लगभग मान के चलिए कि आपका 1 एकड़ में मिनिमम आप 10 किलो तो इस्तेमाल करें ही करें। भूविटे का इस्तेमाल 10 किलो 1 एकड़ में आप करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसको चाहे पानी के साथ दे दें, यानी जब हमें पानी जार जब ट्यूबवेल से या स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं तो उसको घोल करके डाल दें, उसके साथ धीरे 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 खेत में जाता रहेगा। अब बेंटोनाइट, ह्यूमिक एसिड, ये जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें जमीन से ही निकलती हैं। तो वो जमीन से निकलने के बाद फिर जब उसको हम जमीन में देते हैं, यानी बंजर हुई जमीन में जब डालते हैं तो फिर वो हरी भरी हो जाती है। यहाँ टेक्निकल भाषा में यही आता है कि जब उसका पीएच बिगड़ जाता है, एक सिंपल सा वो है, जब कोई माता गर्भवती होने के बाद कोई भी बच्चा देती है तो उसके बाद उसका शरीर कमजोर हो जाता है, और दोबारा से गर्भवती होने के लिए उसके शरीर को मजबूत होने की जरूरत होती है। यहाँ हमारी जो मिट्टी है, पृथ्वी है, वो हमारी माता है। एक फसल लेने के बाद जब हम उसमें दूसरी फसल लेते हैं तो वैसे समय पे हमें उसको खुराक देने की जरूरत है, न्यूट्रिशंस की, पीएच बैलेंस को संभाल करने, पीएच को बैलेंस करने के लिए। जब वहां पे हम रासायनिक खादों में जाके जाते हैं तो ठीक उसी तरह होता है, एलोपैथी की तरह, कि हम उसको पैरासीटामोल तो दे देते हैं लेकिन पता नहीं चला कब किडनी फेल हो गई, कब हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए जैविक, इसीलिए आता है कि हमने जो हमारी मिट्टी के खनिज हैं उसको प्रोसेस करके हम मिट्टी में फिर से दे रहे हैं, तो हमारी मिट्टी का पीएच बैलेंस ठीक रहेगा और अच्छी फसल हम ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके इन चारों प्रोडक्ट में हैं जो हार्मफुल नहीं है। क्योंकि मैं अभी जो इतनी देर पहले मैं एक कहानी बता रहा था ना कि किसी देश की ताकत, किसी व्यक्ति की ताकत 5 साल से, मतलब 80 साल से 100 साल जीना, अमेरिका और इराक को उसमें डालना, ये दुनिया भर के कन्वर्सेशन में स्टार्टिंग में शुरू किए थे। एक बार आपको बोरिंग लगेगा लेकिन सत्यता वही यहीं से आती है। जैसा अन्न वैसा मन की जो बात आती है यहीं से आती है, कि मिट्टी सही रहेगी तो भोजन सही मिलेगा। जितने भी मिलावटी चीजें बाहर से आ रही हैं, जैसे लोग आज देख लिए, आज तो लोगों में एक रोग फैल गया है ना, वो मोमोज खाने का। मोमोज भी इंडस्ट्रियल ग्रेड है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैदा बना था तो वो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने के लिए था, वो खाने के लिए नहीं बना। लेकिन फिर लोगों ने उससे समोसा गुजिया से लेके कचौड़ी, जितनी भी चीजें आप खाते जाइए, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। गेहूं को फाड़ करके उसको प्रोसेस करके दलिया अलग निकाल करके, अच्छा पॉइंट उसका अलग निकाल दिया, और आटे आटा अलग निकाला और मैदा अलग निकाल दिया। तो जो आटा निकला, यानी जो दलिया, इसीलिए कहते हैं कि दलिया खाइए ज्यादा सही रहता है, मैदा खाएंगे तो सही नहीं रहेगा। क्योंकि ग्लूटीन वगैरह क्लियर करके मैदे मैदे को हटाया, और गेहूं को प्रोसेस करके दलिया का जो अलग पार्ट है वो अलग किया। तो शरीर के लिए जो हानिकारक है उसको हटाने के बाद लाभदायक चीजें जो खानी चाहिए वो लोगों ने ना खा करके
लोगों ने सोचा है कि ये जो मैदा निकल रहा है इसका भी प्रोजेक्ट चालू कर दो। और आज के समय में मिलावटी चीजों में हर जगह मैदा मिल के आ रहा है। लोग सोया चाप खाने जाते हैं, बिना मैदे के सोया चाप बनता ही नहीं है। अरारोट बन रहा है, अरारोट भी इंडस्ट्रियल ग्रेड ही है। मिठाई जितनी आप खाते हैं सब खोया ही नहीं डाल देते हैं, आप सबको पता है। तो जब आप खेत में अच्छी चीज डालेंगे और जब उसको खाएंगे, तो खाने के बाद क्या होगा, आप भी तो अच्छे बनोगे। जब आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तब तो ठीक रहेगा, लेकिन आप शुद्ध नहीं खा पाओगे तो शुद्ध नहीं जी पाओगे। और यही कारण है, मैं जो अभी अमेरिका, यूरोप और विश्व के अन्य देशों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर यही आगे मेंटेलिटी कि जब वो आपके यहाँ से कोई चीज मंगाते हैं तो वो कहते हैं कि उनके जो लैब के नियम हैं उसके हिसाब से आप हमें भेजें। कारण, क्योंकि मिलावट इतनी ज्यादा है। तो हमसे ही नहीं मांगते, वो सबसे वही मांग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, उन्होंने मतलब कई देशों को, विश्व के कई देशों को जो है ना, ब्रिटिशर्स ने कई देशों को अपना मतलब बनाने की और लूटने का काम किया है। तो शुद्धता के लिए जब वो इतने बेफिक्र नहीं है, फिक्र है उनको, तो हम तो उत्पादन करने वाले हैं, हमको फिक्र होना लाजमी है, हमको फिक्र होना जरूरी है। क्योंकि हम अपने खेतों में जब अच्छी चीजें डालेंगे तभी अच्छी चीजें हमको मिलेंगी। और उसमें जैविक केमिकल्स जो हैं, जो आपके इन चारों में है, मैंने देखा बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो लगभग ढेर सारे लोग जैसे आ रहे हैं ना। तो ये नियम ही सरकार का नियम ही है कि आप जैविक केमिकल ही डालोगे। क्योंकि उदाहरण स्वरूप अगर देखें, हर किसी की बॉडी में, चाहे व्यक्ति का इंसान हो, क्योंकि शरीर भी एक ब्रह्मांड ही होता है। शरीर ब्रह्मांड एक अलग ब्रह्मांड है, और पृथ्वी ब्रह्मांड एक अलग ब्रह्मांड है। इस जीवन में जितने भी लोग जीवित आए हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सबका अपना एक इकोसिस्टम है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर करने की उसमें क्षमता होती है। और प्रिपेयर करते समय अगर आपने उसको उसमें सही चीज दे दी तो वो बूस्ट कर जाती है। नहीं तो वो धीरे धीरे रिपेयर करेगी, पता नहीं कितना समय लगेगा। ठीक जैसे मनुष्य में होता है ना, कि कहा गया है कि आपका शरीर रात के 11 बजे से 2 बजे तक रिपेयर खुद को करती है। जो दिन भर आपने दौड़ भाग में मानसिक संतुलन बिगाड़ा, मन डिस्टर्ब हुआ, शरीर डिस्टर्ब हुआ, तो जब आप जल्दी सो जाते हैं, यानी 9:30 बजे, दिनचर्या इसमें इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि सब खेती कृषि से ही जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर भी, और हम आप जो चमक रहे हैं ना, अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, ये खान पान से ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जरूरी है जैविक लेना। तो होता क्या है कि वही प्रक्रिया है कि जब हम 9:30 बजे तक सो जाते हैं तो हमें जल्दी सुबह नींद खुल जाती है। उस बीच में हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। मिट्टी की बात है कि हम जब एक फसल ले लेते हैं तो एक फसल लेने के लिए लोग जो छोड़ते हैं, साल भर के लिए छोड़ते हैं। पहले लोग जो आम भी बहुत ट्रेडिशनल खेती जो लोग करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि वो साली गेहूं और धान ले लेंगे बस, और 3 महीने के लिए उसको छोड़ देंगे, वो नेचुरल तरीके से मिट्टी अपने आप को बूस्ट करे। लेकिन जब आपको हमेशा फसल लेना है तो फिर उसको टॉनिक तो देना ही पड़ेगा ना भाई, सीधी सी बात है। और जब तक टॉनिक नहीं देंगे तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये सत्यता है। ये तो क्या बोलते हैं, हमारी माताओं बहनों को जब वो कोई नया व्यक्ति पृथ्वी पे आता है, तो माताओं बहनों को भी कहते हैं ना, वो लोग ड्राई फ्रूट के लड्डू देते हैं मजबूती के लिए। और हम फसल काटने के बाद कुछ देते ही नहीं है, और फसल के साथ भी कुछ नहीं देते, बहुत कम ही लोग। और देते भी तो क्या है, यूरिया डीएपी अगर डाल दिया। अब चूंकि यूरिया डीएपी में लोग उलझ गए हैं, धीरे धीरे इस प्रथा पे आने पे समय लगेगा। तो उसके लिए जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक डायरेक्ट इस पे नहीं आ पाओगे। लेकिन वही ना भ्रामकता वाली बात, कि लोग उनको लगा कि एक दो बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ, खूब अच्छा प्रोडक्शन हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और वहीं आप जब जैविक केमिकल का इस्तेमाल करते हो, ये जिस तरह से आपकी कंपनी ने ये दिया है, हमारा जो अपना चारों प्रोडक्ट हैं पूरे इसमें जैविक केमिकल्स ही हैं, जब इसका इस्तेमाल करते हो ना, तो घटेगी नहीं, बढ़ती ही रहेगी, और एक समय पे बैलेंस कर लेगी।
बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले किसी खेत में हमें अनाज 4 कुंटल मिलता था, यूरिया डाली तो 5-7 कुंटल मिल गया या 10 कुंटल के आसपास हो गया। उसके साथ साथ हमने इसका इस्तेमाल चालू किया तो वो 10 कुंटल पे जाके रोकेगा, और 11 कुंटल होगा, 12 कुंटल होगा, 20 नहीं होगा। यही बता दें, उसके लिए क्रॉप चेंज करनी पड़ेगी, पर वो हमें बैलेंस करके रखेगी और यूरिया को कम कर देगी। इसमें जो पहला किरदार होता है ना, भूमि भू बीटा का जो होता है। अब ये तो मिट्टी की बात होगी, अब पौधों की बात आ गई कि जिसमें हम पौधे में जैसे भू हरियाली है, एग्रो हरियाली, नाम से ही उसके समझ में आ रहा है कि आप सबने ना क्लास 8th में ही पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और सबको पता होगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विगवेव, जो इंद्रधनुष बनाते हैं। नहीं अगर समझ में आए तो आप जब धूप में जाइए, फुहारा वहां पे मारिए, उसमें से 7 रंग दिखने चालू हो जाएंगे, वही इंद्रधनुष बनता है। वो हमारे प्रकाश में निहित है। और हमारी जो ओजोन परत है ना, वो अल्ट्रावायलेट किरणों को नीचे नहीं आने देती, वही जो छन के आती है उसी से हमारे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जब भोजन वो तभी बनाते हैं, यानी जो उसका हरा कलर है वो लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी को बोलते हैं, और हरापन उसमें बढ़ता है। और सबको पता है कि भोजन पौधा जो है लाइट से ही बनाता है। अब वो अच्छी तरीके से बनाए, उसके लिए जरूरत है कि हम उसको पीजीआर उसमें डालें, क्योंकि जब बढ़ेगा, एक वृद्धि देखिए, जब बच्चा बढ़ता है तो बढ़ने के लिए लोग ना उसको आजकल वो क्या बोलते हैं, वो देना है, कौन सा बीटा, जो भी नाम हो, बीटा खिलाइए पिलाइए और वो बच्चा बढ़ेगा। या ऐड आता है कि बचपन में इन्होंने बॉर्नवीटा नहीं खाया होगा, यही बोलते हैं ना, हड्डियों की मजबूती के लिए। आपको भी पता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए बॉर्नवीटा में भी क्या होगा, उसमें मूंगफली का होगा छिलका है, या मूंगफली का सत्व है, कैल्शियम, जितने भी न्यूट्रिशन उसमें डाल के दिए गए। तो वही सेम पौधे पे होता है, जब पौधा आगे बढ़ रहा होता है तो पीजीआर जो होता है वही काम करता है। अच्छा, एक चीज आप विशेष ध्यान करके रखें कि जो न्यूट्रिशियंस हम आप खाते हैं वही न्यूट्रिशियंस पौधे भी खाते हैं, बस उनकी मात्रा बहुत कम होती है। अब यहां बात आती है कि डोजेस कैसे होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भूबेटा का जो प्रयोग करना है वो लगभग हमें 1 एकड़ में मिनिमम 10 किलो का प्रयोग करना है। और जब बात आती है वही भू हरियाली की बात आती है, सॉरी एग्रो हरियाली की बात आ गई या पीजीआर की बात आ गई, उसके बाद आपका एग्रो 90 की बात आ गई। तो ये जैसे भू हरियाली, वो 5 ml की बात, मतलब 5 ग्राम की बात होती है 1 लीटर में डालने के लिए। 5 ग्राम 1 लीटर में लीजिए। पीजीआर को जो है वो 5 ml, 2.5 से 5 ml 1 लीटर में लीजिए। और आपका जो एग्रो 90 है वो 2.5 से 5 ml ले लीजिए 1 लीटर के लिए। आप ये अगर ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ जरूर जहां तक जो किसान है, लगभग किसी के पास 16 लीटर का ड्रम होता है छिड़काव करने वाला, और किसी के पास 20 लीटर का होता है। तो मात्रा जो 16 लीटर या 20 ml के 20 लीटर की बात करें, तो उसमें ना जब इनकी क्वांटिटी लगभग 30 ml के आसपास, 30 से 50 ml के आसपास इनको डाल करके आप पूरे छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि 1 एकड़ में लगभग 20 टैंक का इस्तेमाल होता है छिड़काव करने वाले का, जो 20 लीटर का, 15 लीटर, 80, सॉरी 16 से 20 लीटर के बीच का होता है। जो एक्चुअल का फैक्ट ये है, उसमें जितनी जरूरत पड़े आप अपने हिसाब से उसमें मिला सकते हैं, पर उसकी मात्रा मिनिमम यही है, 2.5 से 5 ml। 2.5 से 5 ml की मात्रा ये करें। और बीच में अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है कि नहीं सर बढ़ा सकते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट आप कनेक्ट करा सकते हैं। अगर कोई खेत में प्रयोग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें डायरेक्ट बता सकते हैं खेत के में फसल कौन सी है। वो देखने, कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए आप आलू में जाएंगे, तो आलू में यही चीज आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी। ज्यादा इन द सेंस
कि मिट्टी की वो आलू लेता है ना मिट्टी से अच्छी खासी का मात्रा में, तो वहाँ भू बीटा आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। जैसे लोग डीएपी डाल देते हैं, यूरिया जम के डाल देते हैं। प्याज लेना है, उसमें भी डालना पड़ेगा, मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी होती है, तो उसमें मात्रा आप बढ़ा दीजिए। लेकिन शुरुआत जो कीजिए वो 2.5 से, जब अगर आप पहली बार लेके जा रहे हैं अपने खेतों में, तो अब 10 भू बीटा का इस्तेमाल करें, 10 किलो 1 एकड़ के लिए। अगर 5 बीघे, अब कहीं कहीं पे बीघे का कितना रेशियो है मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं कहीं 5 बीघे का 1 किला यानी 1 एकड़ होता है, कहीं कहीं 2.5 बीघे का 1 किला या 1 एकड़ होता है। तो इसलिए मैं इसका और मीटर में ही बताऊंगा। 1 एकड़ 4,000 स्क्वायर मीटर का होता है, और उसके लिए है ये प्रक्रिया। उससे कम में जाएंगे तो इससे मात्रा कम कर सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 10 किलो मिनिमम आपको चाहिए भू बीटा। और एक पैकेट आप लेके रख लीजिए। 1 एकड़ में लगभग 500 से 1 किलोग्राम के आसपास हरियाली रख लीजिए। 500 ml से 1 लीटर के आसपास आप पीजीआर लिख लीजिए। और 500 ग्राम से लेके 1 लीटर के आसपास आप रख लीजिए ये अपना एग्रो 90। ये एक समय का डोज है ये। पूरी फसल में अगर मान लीजिए 3 महीने की फसल है, तो इसमें आप 3 से 4 डोज अगर दे देंगे तो फसल फसल में दाने भी अच्छे निकल के आ जाएंगे, बढ़ोतरी भी अच्छी हो जाएगी। और इसका एक बार रेशियो करके देखें कि जो है ना, पिछली फसल हमारी क्या थी और इसको लगाने के बाद हमारी फसल क्या आई, आपको उसमें तुरंत पता चल जाएगा। इसकी उत्पादकता का आपको एक डेटा वाइज, जो मैं बोलता हूँ ना, डेटा वाइज आप काम करेंगे वो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छी तरह से निकल के आएगा। आपको प्रोडक्शन ना स्टार्टिंग में आपको 10 से 20% बढ़ेगी, और जैसे आप इस्तेमाल करते हुए जाएंगे फिर आगे आप उसमें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जब भी खेत के लिए कार्य करने जाए, तो मेरा आप सभी से, हमारी जितनी टीम है, जितने आप आदरणीय भंडारी जी की जो भी टीम है, आप सबसे निवेदन है कि ये विशेष कर ख्याल रखें कि अगर लोगों की जो है ना मिट्टी की जांच हो जाए तो ठीक है, अन्यथा जांच नहीं भी हो रही है तो उसमें क्या बोया है उस हिसाब से उसमें डाल सकते हो, अपने आप बैलेंस कर लेगा। भू बीटा में इतनी क्षमता होती है कि वो बैलेंस कर लेता है। और अगर ये पता चल जाए कि उसमें कौन सी चीज बोने जा रही है, जैसे कॉमर्शियल क्रॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कॉमर्शियल क्रॉपिंग में और चीजें भी ऐड करनी पड़ती है। जैसे ब्लूबेरी में डालना है, ब्लूबेरी में अगर से डालना है तो उसके लिए अलग ही है। कॉमर्शियल क्रॉप की चीजें अलग हैं, ये जनरल खेती मतलब जो हम लोग साग सब्जियां उगाते हैं, धान गेहूं और जो सीजनल करते हैं, इसके लिए है। कॉमर्शियल क्रॉप के लिए चीजें और बदल जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से जितनी चीजें मैंने आपको बताई हमारी तरफ से ही ठीक थी, लेकिन आप लोगों को ठीक लगना मायने रखता है कि मैंने ठीक बोला या ना बोला। और इस बीच में अगर कुछ हमसे गलती हुई हो, कुछ ऐसा ऐसे कोई शब्द निकल गया हो कि जिससे आप लोगों को बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्योंकि मेरा जो तात्पर्य है कहने का, या जो मेरा मेन मोटिव है, वो ये है कि आपको आपके अंदर जागृति ले आना अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उससे जुड़ी हुई जो चीजें अच्छी हो सकती हैं उसको बताना। इस बीच में अगर कोई शब्द बिगड़ गए हो या कोई शब्द ऐसे गलत निकल गए हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपके बीच में अगर कोई ऐसे मन में कोई प्रश्न चल रहे हो तो आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अभी देखिए, जो भी नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा इन सब चीज़ों को समझने का। बाकी आपने जो जानकारी दी है, मेरे को लगता है कि जो किसान भाई हैं हमारे, और जो किसानी पे ऑलरेडी हमारे डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा, डायमंड या ब्लू डायमंड या ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, अगर आपको कुछ कंसर्न है, कुछ आपको डिस्कस करना है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डायमंड्स, कोई भी डायमंड, जो को होस्ट है। एक बार और क्वांटिटी बता दे जैसे बता रहे हैं, ठीक है। जी तो इसमें जो है क्वांटिटी पीजीआर की अगर बात, पीपीटी भेजें प्लीज। मैं अभी आपको भेज दूंगा, पीपीटी आपको भेज दूं मैं, भंडारी सर को मैं भेज दूंगा। आप हाँ। आप इनसे ले लीजिएगा, ठीक है। जी जी। मैं भंडारी सर को अभी अच्छी तरह से पीपीटी बना करके भेज दूंगा, उसमें क्या क्या चीजें पॉइंट आउट करके आराम से आप लोग उसका पीडीएफ ले लीजिएगा। जी सर, जी सर।
अब जो मात्रा है वो 2.5 ml से 5 ml से शुरुआत करनी। सर हाँ एक सर, तो मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एक एक क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी जो अभी आपने क्वेश्चन उठाया तो वही कर दीजिए। मात्रा जैसे भूविटा कितना डालना चाहिए, पहले हम 4 केजी यस बताते थे 1 एकड़ में, अभी जी। जैसे आपने बताया कि 10 केजी हम कर सकते हैं करके। देखिए क्या होता है कि भू बीटा 4 एकड़ में होता क्या है कि यहाँ पे लोगों को कंफर्म नहीं है कि एकड़ क्या है और बीघा क्या है। और बीघे में कहीं कहीं जो अंतर है वो हमने ये देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, DK चौहान जी ने बोला है काशीपुर से। देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप जाते हैं ना, कहीं कहीं हमने बोला जैसे हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली NCR क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे 5 बीघे का एक किला यानी 1 एकड़ होता है। 4,000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ होता है, तो 4,000 स्क्वायर मीटर में इन्होंने 5 बीघे बना रखे हैं। तो 5 बीघे में आप जाएंगे तो उसकी मात्रा अलग होगी, तो 2-3 बीघे में। अब कहीं 1 एकड़ में 5 बीघा बता रहे हैं सचिन गुप्ता जी। नो मैटर सर, आप ये सर वो बता दीजिए, हमारे पास समय कम है, हाँ, दो इस ही पे मिनट आप ये बचे हैं। ध्यान दीजिए कि 1 एकड़ के चार हिसाब हजार से स्क्वायर मात्रा लीजिए, मीटर तो 4,000 स्क्वायर मीटर में कितना डलेगा? 4,000 स्क्वायर मीटर में आप जो भू बीटा डालेंगे वो डालेंगे 10 किलो ओके, मिनिमम। और उसके बाद में जो पीजी, हाँ पीजीपीआर इको हरियाली है अब ये जो सब? PGPR है ये आप एक बार में जो इस्तेमाल करते हैं वो आप 500 ml से लेके 1 लीटर की व्यवस्था करके रखें, तीनों की। ओके। पहली बार में जब डालेंगे तो लगभग 500 ml तो लगेगा, क्योंकि आप छिड़काव ही नहीं कर पाएंगे 1 एकड़ में। 20 ड्रम लगेगा आपको, 20 डब्बा लगेगा आपको जो छिड़काव करने वाला था, जो पीठ पे लेके लाके चलते हैं ना। तो एक हम्म। बार में आप 500 ग्राम से लेके 1 लीटर का रखें। तो हम्म। पहला छिड़काव, पहला डोज जो लेके 1 एकड़ के लिए वो 10 किलो भू बीटा, 1 किलो आपका भू हरियाली मतलब एग्रो हरियाली, 1 लीटर आपका PGPR, और 1 लीटर आपका एग्रो 90, 90। ये रख लें। ये हमारा एक बार का डोज है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो और फिलहाल हाँ सर, अभी आपकी 8 बजे से दूसरी मीटिंग भी है एक्चुअली, जी इस जूम पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम दोबारा आपका टाइम लेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अभी बहुत हैं हमारे फाइटर्स के, आप वो मुझे की नोट्स बना के भेज दीजिएगा, पीपीटी के तौर पर। जी और मैं टीम के साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी दूसरी मुलाकात जब हमारी होगी, दूसरी मीटिंग जब होगी, तो आपसे और बहुत बहुत बातचीत हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे तमाम कोर लीडर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू, धन्यवाद।